नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं मनोज मनु। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आजादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं और देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन इस मौके पर बेटियां राक्षस से आजादी की मांग कर रही हैं। उस राक्षस से आजादी जो बेटियों पर बुरी नजर रखता है, उस राक्षस से आजादी जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है, उस राक्षस से आजादी जो बहन बेटियों की अस्मत को तार तार करता है। और यही वजह है कि आज लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी माताओं बहनों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उससे जनमानस में आक्रोश है, उसे हम महसूस कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द जांच हो, अपराधियों को जल्द सजा मिले। जब महिलाओं पर अत्याचार की घटना होती है तो खबरों में रहती है। मैं चाहता हूं कि पाप करने वालों की सजा पर चर्चा होना जरूरी है। उन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। यह डर पैदा करना बहुत जरूरी है। सुनिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर लाल किले की प्राचीर से कहा क्या। फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। असल में प्रधानमंत्री मोदी की चिंता जायज है, क्योंकि कोलकाता में जिस तरह से लेडी डॉक्टर के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे समाज में गुस्सा है। यही आक्रोश देर रात बवाल में तब्दील हो गया। जिस आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उसी अस्पताल में देर रात करीब 1 बजे लगभग 5000 लोगों की भीड़ ने जमकर तांडव मचाया। अस्पताल में घुसकर करीब 60 मिनट तक हिंसा और तोड़फोड़ की गई। हालत इस कदर बेकाबू हो गए कि खुद पुलिस कमिश्नर को सामने आकर बयान देना पड़ा। 14 और 15 अगस्त की आधी रात करीब 2 बजे अस्पताल पहुंचे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा कि यहां जो कुछ हुआ वो गलत है, मीडिया कैंपेन के कारण हुआ है, लोग अफवाहें फैला रहे हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सुनिए क्या कहा पुलिस कमिश्नर। Who was protecting these boys? He is unconscious. You must know this. And what has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this. He comes from a very small place.
His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, legal background. People are spreading these kind of rumors. Society has to answer for this. Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. What other stakeholders also have to come here? The law has to come in force. What the youngsters are asking is very just. They say we want justice. They want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. This shows the decadence of law and order in Bengali society, contemporary society in Bengal. देर रात आरजीकर अस्पताल में जिस तरीके से बवाल हुआ उसे लेकर कई सवाल उठे हैं। पहला सवाल तो यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान आखिर भीड़ कहां से आ गई। दूसरा सवाल यह है कि रेप हत्या के सबूत मिटाने के लिए क्या यह भीड़ पहुंची थी। और तीसरा सवाल यह है कि अस्पताल में तोड़फोड़ के दौरान पुलिस कहां थी, कोलकाता पुलिस कहां थी। और चौथा सवाल यह है कि 1 घंटे बाद मौके पर आखिर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर क्यों पहुंचे, तमाम आला अधिकारी क्यों पहुंचे। और पांचवा सवाल जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो सवाल है कि आरजीकर अस्पताल में पहुंची भीड़ बड़ी साजिश का कहीं हिस्सा तो नहीं थी। ये तमाम सारे सवाल जो लोगों के जहन में चल रहे हैं। शाइना एनसी जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, ओम तिवारी टीएमसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर विभू आनंद ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं फैमा के। विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं हम टीएमसी के प्रवक्ता और नेता ओम तिवारी की। ओम तिवारी साहब, पूरे देश में इस मामले की चर्चा चल रही है और सरकारी पद पर बैठा एक व्यक्ति जो कि पुलिस कमिश्नर है वो कहता है कि ये मीडिया ट्रायल का हिस्सा है। अरे इसके पहले तो दिल्ली के निर्भया कांड हुआ था, वहां पे भी चर्चा हुई। और अगर पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल है और मीडिया ट्रायल की वजह से हो रहा है तो क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने तो इसे पूरा दबाने की कोशिश की, पूरा छुपाने की कोशिश की। और अगर मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाता तो सीबीआई जांच नहीं होती। अगर मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाता तो तमाम ऐसी चीजें, ऐसे तथ्य और ऐसी बातें, ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती और हकीकत पता नहीं चलती कि उस देश की बेटी के साथ जो हुआ वो कितना निर्मम हुआ, कितना बीभत्स हुआ। पता चलने के बाद कम से कम समाज तो उद्वेलित है। पता चलने के बाद आज कोलकाता की पुलिस पे सवाल तो उठाए जा रहे हैं। क्या यह खींच है कोलकाता पुलिस कमिश्नर की कि उनसे मामला छीनकर यह पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया? क्या उन्हें तकलीफ है इस बात की कि कोलकाता की पुलिस की नाक नीची हो गई? क्या तकलीफ है उन्हें इस बात की कि कलकत्ता की कानून व्यवस्था के बारे में यह पता चल गया देश के लोगों को कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की जघन्य घटना किसी जंगल में नहीं, किसी हाईवे पर नहीं, किसी गांव में नहीं, बल्कि कोलकाता के अस्पताल में। क्या यही तकलीफ है पुलिस कमिश्नर को जिस तरह से बयान दे रहे हैं? ओम तिवारी साहब। तिवारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है तिवारी जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार उन तक मेरी आवाज को पहुंचाएं। कोई तकनीकी कमी हो तो उसे दूर करने की कोशिश करें। शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शाइना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि इस बात की चिंता, इस बात की तकलीफ और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी शिकन दिखाई दिया और शायद यही कारण है कि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने, लाल किला पे उन्होंने जो कहा कि महिलाओं को बिल्कुल एक ढंग से सुरक्षित रखने की आवश्यकता ही नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता जहाँ है तो हमारे बेटे क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके प्रति
एक टिप्पणी की थी। मुझे याद है कि कोलकाता में इतने सारे केसेस हैं जो ममता बनर्जी ने नजरअंदाज किया। कहीं वो पॉलिटिकल बोलती है, कहीं वो बोलती है कि एक साजिश है, षड्यंत्र है उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन यहाँ जिस ढंग से उन्होंने पॉलिटिसाइज किया है ये पूरे हादसे को, मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद है। बहुत आज दुखद हम है। मानते हैं जी जी, आप नहीं, कुछ बोलिए। आज हम मानते हैं कि शासन हो या प्रशासन, जब भी ऐसे कोई कांड होता है सर्वप्रथम हमें देखना है कि पहले चुने घंटे में कैसे सबूत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। क्या ये एक बड़ी मांग है? ये कोई बड़ी मांग नहीं है। ये एक स्वाभाविक रूप से हर एक नागरिक चाहेगा, हर एक विक्टिम चाहेगा, हर एक विक्टिम के परिवार चाहेंगे कि खिलवाड़ ना हो एविडेंस के साथ। यहाँ ममता बनर्जी सवाल उठाती है केंद्र सरकार के ऊपर, सीबीआई के ऊपर। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी है। आज एक तरफ हम बात करते हैं कि 15 अगस्त और भारत को सुरक्षित रखना, हमारी लड़कियां को सुरक्षित रखना, वहाँ कोलकाता में जो हुआ, जो कांड हुआ, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल दुखद है और हमारे समाज के ऊपर भी एक टिप्पणी है। कोलकाता में क्या, देश के कई इलाकों में इस तरह हुआ। बिहार में इसी तरह की घटना हुई कि एक महादलित परिवार की बेटी, 9 साल की बेटी को कुछ प्रभावी लोग उठा कर ले गए। वो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसे फेंक दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये तमाम तरह की घटना है, हर राज्य में इस तरह की घटना आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और तकलीफ इस बात की होती है जब पुलिस कमिश्नर जैसे पद पर बैठे लोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर मीडिया ट्रायल हो रही है। शर्म आनी चाहिए पुलिस कमिश्नर को। 5000 लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं। सीबीआई ने अब तक जांच शुरू नहीं की है। सीबीआई ने अब तक वो उन तमाम तथ्यों को नहीं खंगेला है क्योंकि घटना स्थल पर जो मौजूद सबूत हैं वो बहुत जरूरी है। और उसके पहले 5000 लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी जाती है और पुलिस कमिश्नर महोदय साहब का जो कानून व्यवस्था है जो उनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर का उन्हें पता नहीं रहता है। वो सो रहे होते हैं। कोलकाता की पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता होता है, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। उनको इस बात का इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं होता ओम तिवारी साहब। और बात करते हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है। उस लड़की की, उस दिवंगत आत्मा की चीखें तो उस अपराधी ने, उस दरिंदे ने दबा दी। क्या कोलकाता की पुलिस भी यही चाहती थी कि वो चीख बाहर ना निकले? और अगर मीडिया इन चीखों को लेकर न्याय मांग रहा है तो कमिश्नर साहब सवाल उठाते हैं कि मीडिया ट्रायल कर रहा है। तिवारी साहब, वाह, सैल्यूट है कोलकाता की पुलिस को। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोलकाता पुलिस अपने जो सारे लिमिट्स, उस लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए वो पूरी जांच में सहयोगिता भी कर रही थी। उन्होंने जो करने का था, हमारे सीबी साहब ने उसको स्पष्ट किया भी है। लेकिन बात है जो रूमर की, ये बात कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सच भी है, क्योंकि जिस तरीके से फेक न्यूज, फेक ट्वीट किए जा रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इससे कहीं ना कहीं तो भीड़ को भड़काने का काम, ये एक षड्यंत्र मैं मानूंगा कि कुछ लोग इसको कर रहे हैं ताकि भीड़ को प्रोवोक किया जाए और ये हालात को बद से बदतर किया जाए, इस मामले को वो यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, राजनीतिक रंग दे सके, ये मैं मानता हूं। और सीबीआई जांच की जो आपने बात कर रहे हैं, हमारे सीएम मैडम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने इसको स्पष्ट पहले ही कर दिया था। 7 दिन का समय हम लोग के कलकत्ता पुलिस को दिया गया था कि 7 दिन में अगर आरोपी को नहीं पकड़ सके तो 7 दिन में ये केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ममता बनर्जी ही एकमात्र हम लोग की जो लीडर है, उन्होंने ही कहा था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आया जाए और इसका विचार जल्द से जल्द किया जाए। और बात है अब जो रूमर की, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रूमर कल रात से जिस तरीके से बहुत फेक न्यूज हम लोग देख रहे हैं ट्विटर में, फेसबुक में, कि जो रूम था उस रूम को भी तहस-नहस कर दिया गया है। कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ लोगों ने जानबूझ के हम लोग के पार्टी का नाम लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग वास्तविकता में हम लोग कौन सी छवि देखें? वास्तविकता में हम लोग क्या देखें कि उस प्रोटेस्ट में कुछ लोग डीवाईएफआई के फ्लैग के साथ भी हम लोग को फोटो मिला। कुछ लोग वहां पे सीपीएम या डीवाईएफआई या एसएफआई के से जुड़ी हुई स्लोगन्स भी वहां पर हम लोग को देखने को मिला। तो देखिए, जो भी कल घटना हुआ ये शर्मनाक है, ये बहुत ही घिनौना काम है। इसका हम लोग सब कोई
निंदा करते हैं। हमारे माननीय एमपी अभिषेक बनर्जी जी ने सीपी साहब से कल रात में ही बात की और कहा कि जो भी इस जिन्होंने इल्जाम के पीछे है आरजी कौर के कल के दुर्घटना के प्रति, उसके 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार किया जाए और इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाए। वही तो कोई मेरा भी इसमें सवाल बच है ना कि सके। जब आपको पता है कि चलिए मान लिया कि सोशल मीडिया पर अगर फेक बहुत सारे वीडियो या ऐसे पोस्ट चल रहे हैं, तो मेरा सवाल भी तो वही है, 500 लोग नहीं पहुंचे अस्पताल में, 5000 लोग पहुंचे थे। क्या हुआ लॉ एंड ऑर्डर का कोलकाता का? कमिश्नर साहब क्या कर रहे थे? ये तो जांच का विषय है। ये पुलिस क्या अपना वो काम चाहते कर थे रही कि है, 5000 जांच लोग कर रही है। पहुंचकर सीपी साहब अस्पताल को अपने तहस नहस कर दें? उस इंसिडेंट के प्लेस में पहुंचे हैं। पुलिस अपना काम जोर शोरों से एकदम कर रही जोर है। शोर से कर रही है। हमें यकीन है पुलिस कि अपना न्याय काम हम जोर लोग शोर से कर रही है। चित्रा बाथम जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, महागठबंधन की साथी हैं। चित्रा जी, क्या कहेंगे आप? तकलीफ है? बहुत ज्यादा तकलीफ है मनोज जी। आप यकीन नहीं मान सकते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी थी, और आज जब हमारा देश 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, तब महिलाओं को जस्टिस विद डेस्टिनी के लिए हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे भाजपा की बैठी हुई प्रवक्ता ने कहा कि बच्चे क्या सीखते हैं, किनसे सीखते हैं, समाज किस तरफ जा रहा है, ये अंदेशा, ये अनुमान, ये मैसेजेस कहाँ से आते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बहुत बार महिलाओं के लिए कहा है, वो जब भी लाल किला पे जाते हैं तो महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जब वो जाते हैं तो बच्चा मंगलसूत्र और मुद्रा जैसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए वो अपने विपक्ष की अरे जाना था कहीं, आप कहां पहुंच गई? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विभू, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विभू फोर्डा ने, जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात तो कर दी, हड़ताल भी खत्म हो गई है, लेकिन आपकी जो मांगे थी, क्या उन मांगों को मान लिया गया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देश के लिए खतरे का विषय है मनोज जी। मनोज जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। हेलो, मैं आपके पास फिर आऊंगा क्योंकि डॉक्टर विभू हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार हम उनसे पूछें, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके संगठन की मुलाकात हुई है और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है फोडा, उन्होंने मुलाकात की है। हड़ताल खत्म हो गई है और न्याय मिलने का आश्वासन उनको दिया गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि आपकी जो मांग थी, क्योंकि ये अकेले कोलकाता की घटना नहीं है, कई ऐसे अस्पताल है डॉक्टर्स के साथ या रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट होती है। आपने एक कानून की बात भी की थी, कानून बनाने की बात भी की थी। क्या आपकी बातों को मान लिया गया है? क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब जब ये ऐसे मामले घटित होते हैं तो उस टाइम में ये मामला बहुत हाईलाइट हो जाता है जी। मीडिया में भी चल रहा होता है और काफी शोर शराबे के बीच हम लोग को ये आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही ये मामला ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद आश्वासन की बात तो छोड़िए, वो कानून पर लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस बार हम लोग का ये डिसीजन है कि जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, कोई कानून के बारे में एक सख्त हमें कुछ फॉर्मेट नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। और कुछ जगह पे हमने जहां इमरजेंसी सेवाओं को अभी भी जारी रखा है, यदि हमें जब तक कोई लिखित आश्वासन कानून के लिए नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग स्ट्राइक को जारी रखेंगे। और इन सब के बीच में मैं आपको कल की घटना के बारे में एक जरा सा बात बताना चाहूंगा। ये बहुत ही दुखद है कि हम डॉक्टर्स के लिए एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जो चल रहा था, वो भी इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। और इस शांतिपूर्वक जो स्ट्राइक की जा रही थी, वो उसके बारे में सोचना तो छोड़िए, उसको तोड़ने की कोशिश की गई कल रात में। यानी कि हम अपनी मांगे ना तो शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं, तो फिर हम लोग जाएं कहाँ? हम देश की सरकार, ये किसने तोड़ने की कोशिश की गई? आपको आहत, आपको चोट, आपको डराने धमकाने की कोशिश किसने की? जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जो हमारे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको कल रात में करीब 1 बजे के आसपास मध्य रात्रि में करीब 1000 से ज्यादा लोग, लगभग जैसा आपने बताया 4-5 हजार लोग जो है वो आए और वहाँ पे बैठे हुए सारे
एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। वहां पे पोस्टर्स, बैनर्स तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई, पंखे तोड़े गए और काफी ज्यादा उनको आघात करने की कोशिश की गई, जिसके वजह से वो लोग वहां से छुपकर वहां से भागे और भाग के मेडिकल कॉलेज के जो छत है वहां पे गए छुपने के लिए, कोई टैंक के पीछे छुपने गए। मतलब जगह जगह पे अपने आप को बचाव करने का कोशिश किया गया। पुलिस पूरी तरह विफल रही उनको सिक्योरिटी देने में, और वो अभी भी इतने डरे हुए हैं कि वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में फाइमा से जुड़ा हुआ हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारे से संपर्क कर रहे हैं कि हमें बचाव करें। मतलब वहाँ की पुलिस, वहाँ की सिक्योरिटी उनको सेफगार्ड नहीं कर पा रही है, वो हमें सिक्योरिटी के रूप में मांग रहे हैं और हमारे काफी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ गए हुए हैं उनको समझाने के लिए और उनको उस डर से उभारने के लिए। लेकिन ये डॉक्टर विभू, आप बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। हमने जो सवाल जो उठाए थे इस घटना को लेकर, उन सवालों में इस बात का जिक्र किया था कि जो हमला किया गया, अगर हजारों लोग उस अस्पताल में पहुंच गए, आरजीकर अस्पताल में पहुंच गए, तो आखिर ये कैसे पहुंचे? तब जबकि ये अस्पताल संवेदनशील है, तब जबकि पूरा देश इस अस्पताल की खबर देख रहा है। क्या ये कोई साजिश है? क्या इस अस्पताल में सबूत मिटाने की कोशिश की गई? क्या इस अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई? क्या ये इस बात का एक संकेत था कि जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगे मनाने के लिए वहां खड़े हैं, वो वहां से भाग जाएं और ये तस्वीरें देश में ना पहुंचे? ओम तिवारी साहब, डॉक्टर विभू जो चैनल पर बैठे हुए हैं, पूरा देश इस बात को सुन रहा है और डॉक्टर विभू इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर यह बयान दे रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि रात को हमारे जो डॉक्टर शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उन डॉक्टर्स को धमकाया गया, मारा गया। वो अपनी जान बचाने के लिए छतों पर भागे, टंकी के पीछे छुपे, यानी कि अब भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं। कहां है कोलकाता की पुलिस? बड़ा बड़ा ज्ञान देने की बात कर रहे थे कोलकाता पुलिस कमिश्नर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहां हैं जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो गया। देखिए, मैं एक बात को और एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कल शांतिपूर्ण जो धरना हो रहा था, इसको हम लोग समर्थन भी करते हैं और ये होना भी चाहिए, किंतु जिस तरीके से कुछ गुंड्स, कुछ लोग वहां पे पहुंच के हमला किए, ये पूरी जांच का विषय है। हमारे जांच ही करते रहेंगे क्या आप जनाब? मैं पूछ रहा हूं, जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे, उन डॉक्टरों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आरजीकर हॉस्पिटल में कल रात को किया गया है, उसमें किसी को बख्शा शाइना एनसी कुछ कह रही है। शाइना एनसी कुछ, तिवारी साहब, शाइना, तिवारी साहब, शाइना एनसी आप कुछ पूछ रही हैं। शाइना जी बताइए। शाइना जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बताएं। डॉक्टर का जो डिमांड्स है, डॉक्टर का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे सारे डॉक्टर, वो पूरा फेयर है एंड जस्टिफाइड है। ये हमारे अभिषेक बनर्जी जी ने कल ही इसको ट्वीट करके बयान, अरे आपकी मांग जस्टिफाइड है। ओम तिवारी साहब, बात को समझिए। उस लड़की के साथ जो हुआ वो सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा मामला था, और जो डॉक्टर अपनी मांग कर रहे हैं, उन्हें रात को पीटा गया, धमकाया गया, वो अपनी जान बचाने के लिए छतों पर भागे, पानी की टंकी के पीछे छुपे, यानी कि उस लड़की को भी आप सुरक्षा नहीं दे पाए। जो डॉक्टर उस लड़की के न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, उनको भी कल रात को अपनी जान बचानी पड़ी। और कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर गई है। आपको पता नहीं है, कमिश्नर साहब को नहीं पता, बंगाल की पुलिस को नहीं पता कि ये कितना संवेदनशील मामला है। सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई? शाइना जी, शाइना जी, सब कुछ साथ में मिलके इसको पता, हम लोग को पुलिस पे भरोसा रखते हुए हमको ये जानना चाहिए ये कहां से हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये देश के विरुद्ध का काम है, ये हम लोग के समाज के हित के विरुद्ध का काम है और इसका जांच होना चाहिए और इसकी कलकत्ता पुलिस पूरी जांच करके इसकी। शाइना जी कुछ कहना चाह रही हैं? शाइना जी, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर का बयान आप जरा सुना दीजिए आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को जरा सुनाइए कि उसने मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूं कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट रेडी रखें, तब तक शाइना जी अपनी बात करिए। शाइना जी बताएं।
पहले उनकी बात सुनिए, उसके बाद ममता बनर्जी जो एक महिला मुख्यमंत्री है जी। उनके यहाँ से कोई संवेदनशील बयान आया है? उनके यहाँ से कुछ भी आया है विक्टिम के प्रति, या सिर्फ अपने कर्मचारियों के पक्ष में? ये बोलना कि आपके पुलिस कमिश्नर के साथ खड़े हैं एक चीज है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने पहले 3-4 घंटे में क्या किया, एविडेंस के ऊपर जो एक सवाल प्रश्न चिन्ह करता हूँ कि हमारे ममता बनर्जी जी की ओर से अभिषेक बनर्जी जी ने कल रात को ट्वीट करके उसको क्लियर कर दिया है कि जी जिस तरीके का जो हादसा हुआ है ये हम लोग शर्मनाक है, इसका हम लोग ममता जी ने क्यों नहीं किया? ममता जी ने क्यों नहीं किया? अभिषेक बनर्जी क्यों करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो एमपी है, वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये कोई जवाब है? राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी क्या अभिषेक बनर्जी के हाथ में है? कानून, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आपके कानूनी तौर पे उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको जवाब देना चाहिए था, ना सिर्फ एक सिपाही जिन्होंने अपने ही बलबूते ऐसे बयान दिया जहां कोई कुछ संवेदनशीलता तो छोड़िए। नीति आयोग की बैठक होती है, नीति आयोग की बैठक के बाद ममता बनर्जी तपाक से निकलती हैं और बयान दे देती हैं, लेकिन एक लड़की देती है, लेकिन यहाँ एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध होता है, उसके पिता माता 4 घंटे तक गड़गड़ाते रहते हैं, उसकी शक्ल नहीं देखने देते, और फिर डॉक्टर और पुलिस के लोग। ममता बनर्जी मुझे कुछ बोलने दीजिए प्लीज। जी शायना जी। मैं पूछती हूँ कि जो एक अपराध होता है, इतना घिनौना अपराध, और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्या लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? जो स्टेट सब्जेक्ट है तो मुख्यमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए? आप सही बोले, नीति आयोग के मीटिंग में आने के बाद उन्होंने तुरंत मीडिया को इतने बयान दिए, इतने स्टेटमेंट्स दिए, वो सब चीज मान्य है। और यहाँ जब आपको एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहां आप अभिषेक बैनर्जी के एक ट्वीट के आधार पे बोल रहे हैं, अरे उन्होंने कल रात को ट्वीट। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जो अस्पताल के प्रमुख थे, आरजीकर अस्पताल के प्रमुख, एक मिनट अमित भाई एक मिनट, आरजीकर अस्पताल के जो प्रमुख थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? कोलकाता पुलिस कमिश्नर की। हजारों लोग अस्पताल में घुस गए, डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया, धमकाने की कोशिश की, जान बचाकर भागे, और स्टेटमेंट क्या था सुन लीजिए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने क्या स्टेटमेंट दिया, एक बार दर्शक फिर सुने। Who was protecting these boys? He is unconscious. You must know this. And what has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this. He comes from a very small place. His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, political background. People are spreading these kind of rumors. विनीत कुमार गोयल साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और ये बताया कि सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल में, लेकिन कुछ बात बताना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी है पकड़ा गया है, लेकिन एक आरोपी नहीं था। कल मैंने ये कहा कि एक आरोपी नहीं है। कल 9 बजे के शो में कहा था कि आरोपी एक नहीं, आरोपी कई हैं। और जिस तरीके से सीमन मिला है, उसकी मात्रा मिली है, उससे पता चलता है कि आरोपी एक से ज्यादा हैं, 2-3 हैं आरोपी। वो कहां हैं? कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? दूसरी सबसे बड़ी चीज, वो कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है। तो फिर हजारों लोग अस्पताल में कैसे पहुंच गए? डॉक्टर्स पर हमला कैसे कर दिया? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए? एडिशनल फोर्स क्यों नहीं बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं कोलकाता पुलिस कमिश्नर से। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये कोई साधु नहीं है, ये आम इंसान नहीं है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके ऊपर पहले से कई बार प्रकरण दर्ज है, कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, खुद पत्नी ने शिकायत की है।
क्या कर रही थी कोलकाता पुलिस? क्या अपराधियों को संरक्षण दे रही थी? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे दिल्ली में आप प्रदर्शन करते हैं, कलकत्ता में कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करेगी क्या? हंगामा नहीं करेगी क्या? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं जाएंगे क्या? चित्रा जी, जहां पे मनोज जी, अभी मेरी बात आप पूरी होने दीजिएगा प्लीज, मुझे बीच में काटिएगा मत। ओके, जहां पे जरूरत होती है कांग्रेस वहां पे डेफिनेटली पूरी शक्ति के साथ उतरती है। यहाँ पे लेकिन स्टेट, सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात आप सुन लीजिए। नहीं, उत्तर प्रदेश गए थे, यहाँ पे पूछ रहा था जरूरत। हाँ गए थे ना, हाँ तो मैं भी आती हूँ, उत्तर प्रदेश में भी आती हूँ। कोलकाता पूरा पहले कंप्लीट कर लें 2 मिनट में। ओके, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि विक्टिम के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी जब तक उसे पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल जाता है। अब जो कोलकाता पुलिस के बयानात यहाँ पे बार बार बताए जा रहे हैं, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने बोला है कि 40 मिनट के अंदर 18 रूम्स जो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के थे वो वैंडलाइज किए गए थे। आपने वीडियो क्लिप्स तो नहीं चलाई थी, लेकिन दूसरे टीवी चैनल्स ने ये वीडियो क्लिप जरूर चलाई थी कि कोलकाता पुलिस के खुद के डीसी और लोग जो है वहां पे वो खुद घायल हुए थे, गंभीर तरीके से घायल हुए हैं, स्टोन पेल्टिंग हुई थी। आप मुझे बताइए ममता, जो आप कॉन्स्पिरेसी का कटघरा खड़ा कर रहे हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए वहां पे पुलिस थी। आप पूछते हैं कि बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए थे? क्योंकि मॉब के आने का किसी को कोई इंटीमेशन नहीं था। ये अचानक से मॉब आया, वो कौन से इंटेंशन? यही तो इंटेलिजेंस फेलियर होता है चित्रा जी। इंटेलिजेंस क्या होता है? आपको सूचना होती है कि हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहां पर हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकने की घटना खत्म हो जाती है, लेकिन कोलकाता में पत्थर फेंकने की घटना शुरू हो जाती है, और हजारों की संख्या में। यही तो एक पुलिस अधिकारी का काम है, यही तो आपका इंटेलिजेंस होता है। अगर ये इंटेलिजेंस का फेलियर है तो वो भी सामने आ जाएगा, और अगर ये किसकी साजिश है वो भी सामने आ जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी तरीके से कम्युनलाइज चाहती है इस पर्टिकुलर केस में महिला सुरक्षा के ऊपर से ध्यान हटा के इस केस को क्या मोड़ देना चाहती है, वो भी सब सामने आ जाएगा। मतलब आप इशारा शायना जी की तरफ कर रही हैं, क्योंकि संदेश खाली में पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि महिलाओं के साथ ऐसा, महिलाएं आ गई, महिलाओं ने बयान दिए कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, और अचानक से उसके बाद एक अलग सी तस्वीर निकल कर आती है जिसमें यह कहा जाता है कि साहब बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमको पैसे दिए और हमने आरोप लगाया। तो आप भी ये कह रही हैं कि अभी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, यही बोलना चाह रही है? हाँ, व्हाई नॉट? वहाँ पे उनकी खुद की जो बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी थी स्टेट की, वो जब टीएमसी में, हाँ वो जब, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, वो जब टीएमसी में उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने पूरी तरीके से बताया था कि किस तरीके से पावर और पैसा इस्तेमाल किया गया था, और संदेश खाली का जो एक्चुअल इंसिडेंट था उसको हाइड करके उसको रियलाइज करने की पूरी कोशिश की गई थी। शायना जी, संदेश खाली में जो हुआ था वो सब जानते हैं, अन्याय और घिनौना अन्याय था। जिस ढंग से शोषण, बलात्कार और महिला जो बाहर आके बोले, तब भी टीएमसी की सरकार चुप थी। ये कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और हम सब जानते हैं कि क्यों करते हैं। अपराध होता है मैम, और आपको किसी के पक्ष लेने के पहले देखना चाहिए कि विक्टिम का बयान क्या था, क्या क्या शोषण हुआ है संदेश खाली में इतने सारे महिलाओं के साथ, और ना सिर्फ यहाँ बैठ के तुष्टीकरण की राजनीति करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल इस पूरे देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। तो मैं कम कहूँ वो बेहतर रहेगा। जनता जानती है, और जनता जानती है कि संदेश खाली की सच्चाई क्या है। जनता जानती है, इसीलिए लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आप जानते हैं। चलिए, आप लोकसभा पे आ गए, हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक। डॉक्टर बिबू हमारे साथ मौजूद है। बिबू साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये कोलकाता की बात नहीं है, आज कोलकाता में कल किसी दूसरे शहर में इस तरह की घटना होती है और आए दिन घट रही है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सामाजिक समस्या हमारे सामने बनती जा रही है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो अस्पताल में हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सारे केसेस इस तरह के आपके पास आते होंगे, चूँकि ये घटना बड़ी हो गई है, निर्भया बड़ी घटना हो गई, कुछ और राज्यों में, शहरों में बड़ी घटना हुई, लेकिन ऐसे आप एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखकर आप दंग रह जाएंगे।
मतलब आपके परिचित के लोग, इसमें तो परिचित के लोग, रिश्तेदार, लगातार इस तरह की घटना हो रही है। ये कारण क्या है? ये कैसे निपटेगी? इसे कैसे रोका जाए? अगर प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त कर रहे हैं, प्रियंका गांधी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, देश का हर राजनीतिक चिंता व्यक्त कर रहा है, सामाजिक संगठन से लोग जुड़े चिंता कर रहे हैं, हम सब लोग यहां पर बैठे स्क्रीन पर, हम अगर इस पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं, तो कैसे संभव है कि रोका जाए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस चीज़ से उभरने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लोग हैं, सब मिलकर एक ऐसा सख्त से सख्त कानून लाएं इस चीज़ को लेके, जिसमें कि ऐसी किसी भी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ जल्द स्पीडी ट्रायल और साथ में जल्द से जल्द उनको सख्त सजा मिले। और उस सजा के बारे में भी लोगों को ये कराया जाए कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो मानसिकता वाले लोग हैं, यदि इस घटनाओं को बढ़ावा देने का वो सोच रहे हैं, तो उनको कैसी सख्त से सख्त, कठोर से कठोर सजा मिल सकती है। इस चीज का प्रावधान भी सरकार और कानून में आना चाहिए, ताकि इस मानसिकता को डेवलप करने से रोका जाए। और साथ में अब जो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए हमारे सोसाइटी में, हमारे हॉस्पिटल्स में। और साथ ही जैसे कि अभी ये जिस संजय रॉय जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, वो पकड़ाए हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं था कि ये कोई न्यू उनका स्ट्रेटेजी था। ये पहले से ही चिन्हित व्यक्ति थे जो इन्होंने ये काम किया है। तो ऐसे लोगों को हम लोग अपने सोसाइटी में चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ, इनकी मानसिकता इस तरह होता की नहीं है ना और साहब, ये तो खैर किसी राजनीतिक पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप राजनीतिक पार्टी में, करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी में अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर चिंता होती है, भाषण होते हैं, मंथन होता है, चिंतन होता है, और संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र भी किया जाता है कि भाई हम उनको टिकट नहीं देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है जो अपराधियों को अपने सर पर ना बिठाती हो, क्योंकि उनको पता है वो अपने अपने इलाके में प्रभावी हैं, वो विधानसभा की, लोकसभा की सीटें निकाल कर लाते हैं, वो तमाम मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टी, उनके नेता उनके आगे झुक जाते हैं और उन्हें टिकट दे देती है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। ओम तिवारी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि घटना तो हो गई, संदेश खाली हुआ, उसमें वो इस तरह की घटना असल में राजनीतिक एक एंगल ले लेती है और दूसरी दिशा में चली जाती है। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल नहीं होगा, ईमानदारी के साथ इस पर मंथन होगा, चिंतन होगा, कार्रवाई होगी। देखिए, ईमानदारी और पूरा सच्चाई निष्ठा के साथ हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि इसका न्याय हो और जो आरोपी है, जो हैवान है, वो पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि ये बात बंगाल, देश, कोलकाता की सिर्फ नहीं है, ये पूरी देश, पूरी दुनिया की बात है। ये वो हमारी बेटी है, उस बेटी को इंसाफ मिले, ये एज ए इंडियन सिटीजन हम लोग सब चाहते हैं। और बात रहा कि संदेश खाली की राजनीतिक जो मोड़ को ले लिया था, इसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के फोटोज में देख पा रहे हैं कि कल जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो आंदोलन हो रहा था, उसमें कुछ लोग SFI, DYFI के कुछ झंडे के साथ वहां पहुंचे थे। तो ये सब राजनीतिकरण करने का एक कोशिश उन लोगों के ओर से किया जा रहा है, और जो कि पूरा कोशिश वो लोग चाह रहे हैं कि इसको दूसरे एक एंगल के साथ लेके जाके इसको एक दूसरा चेहरा, दूसरा मोड़ दिया जाए। लेकिन सारे हम लोग की बंगाल की जनता, देश की जनता और हमारे पुलिस सब चाहती है कि इस बेटी को इंसाफ मिले। ये समय बहस का नहीं है, ये समय बहस का नहीं है। शाइना जी के पास चलूंगा। शाइना जी तो चूंकि सेंसर बोर्ड में भी नहीं है, मैं कहता हूं पूरे देश चाहती है कि इस बेटी को इंसाफ। जी शाइना जी, आप तो सेंसर बोर्ड में भी रही हैं, कहीं ना कहीं इस देश में एक बात प्रधानमंत्री ने जरूर की है कि फांसी की सजा पर सख्त कड़े कानून की बात करनी चाहिए, तभी ये घटना रुक पाएंगी, लेकिन नहीं रुकेंगी। बहुत कड़ा कानून पहले से ही है, सख्त कानून पहले से ही, बावजूद इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही हैं। जिम्मेदार कौन है? क्या जो टीवी है वो जिम्मेदार है? क्या आपके हाथ में मोबाइल है वो जिम्मेदार है? क्या अश्लील वेबसाइट हैं जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कभी भी आपके सामने आ जाती हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, क्या वो जिम्मेदार है? और अगर ये जिम्मेदार है तो सबसे पहले सख्त सजा से पहले हमें ये देखना होगा कि गांव, किसी भी गांव के कोने से लेकर और शहर के बड़े इलाके तक
हर कोई अपने हाथ में फोन लिए बैठा है और उस फोन पर रफ्तार के साथ अश्लील वेबसाइट दिखाई दे रही हैं और धीरे धीरे लोग कहते हैं कि तमाम ऐसे कई सारे मामले हैं, लोग पकड़े गए, पता चला कि वो अश्लील वेबसाइट देखने के आदी हो चुके हैं और इसके कारण वो इस तरह की घटना कर चुके हैं। हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष मौजूद थे, हमारे कार्यक्रम में उदर माहौरकर मौजूद थे। वो ये कह रहे हैं कि साहब फोन पर देखकर कई ऐसे बहुत करीबी रिश्तेदार इस तरह की घटना को अंजाम देने लगे, पता चला कि फोन देखने के आदी हो चुके हैं, इस तरह की वेबसाइट देखने के आदी हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें वहां करना पड़ेगा। क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा? मुझे लगता है कि 3 चीज है। मेरे पास एक बेटा है घर पे, एक बेटी है। अब वक्त आ गया है कि हम सर्वप्रथम कहे, बेटे को समझाओ, बेटे को सिखाओ, क्योंकि जितने भी हादसे आप देखते हैं उसकी शुरुआत हमारे समाज से होती है। मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं लाना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि जो कोई दरिंदा है तो उनको कानून का खौफ होना बहुत जरूरी है। कानून का खौफ का मतलब है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन, राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये देखना कि शासन प्रशासन दोनों काम करे, विक्टिम्स को ना विक्टिम शेमिंग करे बल्कि विक्टिम को न्याय मिले। तो ये हुए 2 चीज जो बहुत जरूरी है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी किसको ठहराते हैं। जहां तक एक सवाल है एक प्रदेश का, तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट, हेड्स मस्ट रोल। जो प्रशासन हो, जो राजनीति में जो बैठे हैं, जो जिन लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहां बाईस्टैंडर्स की भी एक जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि एक बाईस्टैंडर्स का जो लॉ बिल था जो पारित करना जरूरी है हमारे पार्लियामेंट में, लेकिन इफ वी हैव अ फुल प्रूफ मेथड कि आपके पास कानून का खौफ, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक दृष्टि से एक बदलाव सोच में, मानसिकता में, और पुरुष प्रधान देश में हम ना सिर्फ एक स्टेटस दे हमारे लड़कों को, लेकिन जहां गलत करते हैं वहां दंड भी दे उनको, ये सब चीजों पे हम फोकस करें तो मैं मानती हूँ कि कोई राहत मिल सकती है। चित्रा जी, आप क्या मानती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेंजिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल क्लेंजिंग की सबसे पहले यहाँ पे जरूरत है, ताकि वहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज के अंदर पहुंच सके। आप अगर देखेंगे तो 72 मिनिस्टर्स के साथ में जो एनडीए 3.0 की जो सरकार है, उसमें 5 ऐसे मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट रैंक के जिनको जिनके ऊपर आप वापस राजनीति करें। मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ मैडम, नहीं, आप बिल्कुल इसके उभर के आइए, क्योंकि जो किसी को साबित किया गया कि वो बलात्कारी है तो वो कभी राजनीति तो छोड़ो आम समाज में ही नहीं रहेगी। तो मैं मानती हूँ कि आप राजनीति छोड़ के जरा सोच समझ के बोलिएगा। यही कन्वीनियंस की जो राजनीति मैडम आप कर रहे हैं ना, यही कन्वीनियंस की जो राजनीति कर रहे हैं ना, उसी की वजह से 2014 से लेके आज तक महिलाओं के उत्पीड़न के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ना सिर्फ सेंटर में बट स्टेट में भी आप अगर देखेंगे तो जिनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के एकदम गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उनको सुसज्जित करके कैबिनेट में अच्छे से अच्छा दर्जा दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है समाज के अंदर, और ये राजनीति से ही शुरू होगी, क्योंकि जो गंदगी शुरू हुई है ये राजनीति से ही स्टार्ट हुई है। जब हम वहां पे लोगों को पूरी तरीके से उनका निषेध करेंगे, तभी जाके समाज के अंदर हम एक स्टैंडिंग दे पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने जो बाकी के केसेस की यहाँ पे बात की थी, जैसे उत्तर प्रदेश का केस था हाथरस में, रेप और मर्डर का, वहां पे उस वक्त इतनी बड़ी सेंसेशनलाइजेशन हो गई थी। राहुल जी गए थे, प्रियंका जी गए थे, लेकिन उसके बावजूद आज 4 में से 3 लोगों को वहां पे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रेप और मर्डर का तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे एक पूरा सिस्टम जो है वो विक्टिम के खिलाफ काम करता है। वो सिस्टम को हमें सिर्फ और सिर्फ वैसे कुछ नहीं होगा, बट उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने से जरूरत है। हमें 56 इंच के सीने से पहले 56 इंच की जबान से पहले हमें 56 इंच के सीने को कुछ ना कुछ करते हुए देखना चाहिए। ओम तिवारी साहब, आप क्या मानेंगे? ओम तिवारी जी।
अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि अब आपकी सरकार क्या संदेश देने वाली, बिना राजनीति के, कोई राजनीतिक आरोप नहीं। देखिए, राजनीति के मैं इतना देर से स्पष्ट कर ही रहा हूं और फिर और एक बार मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं ही नहीं, मेरी सरकार ही नहीं, हम लोग सब ये चाहते हैं कि देश की बेटी है, देश की बेटी के तहत इंसाफ के तहत हम लोग सब चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और हम लोग एक साथ होकर बहस ना करके, चीज को लंबा ना खींच के, कोई राजनीतिक करण ना करके उसको इंसाफ मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम लोग सब चाहते हैं क्योंकि ये मामला देश का है, देश की बेटी का है। डॉक्टर बिबू जी, प्रोटेक्शन बिल की बात आप कर रहे हैं, क्या सरकार आपकी बातों को मान पाएगी? लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं वही सरकार से और जो ये लॉ मेकर्स हैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है इसको जल्द से जल्द फॉर्मुलेट तो किया गया है, लेकिन इसको जल्द से जल्द पार्लियामेंट के पटल पे लाके इसको एक लॉ के रूप में फॉर्म किया जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और इससे ही हमें लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी पर्पस जो है वो प्राइमरी कंसर्न है, और साथ में ऐसी घटनाएं जो घट रही है इसके लिए भी एक सख्त से सख्त कानून, और ताकि जल्द से जैसे 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था वो जी। होने के बाद यदि ये कांड दोबारा दोहराया जा रहा है 12 साल बाद, तो ये हमारे देश के लिए काफी बहुत सोचने बहुत और शुक्रिया समझने करूंगा वाली बिबू जी बात का, है। शुक्रिया करूंगा चित्रा जी का, शुक्रिया करूंगा शाइना एनसी जी का, और शुक्रिया करूंगा ओम तिवारी साहब का, जिन्होंने इस पूरे मसले पर चर्चा की। लेकिन एक बड़ी घटना जो कि कोलकाता में घटी, इसके पहले एक और बड़ी घटना जो कि दिल्ली में निर्भया के साथ घटी। पूरा देश उस आंदोलन में शामिल था, बड़ी बड़ी बातें हुई, सरकारों की तरफ से भी ये कहा कि सख्त कानून बनाया जाएगा, सामाजिक संगठन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन उसके बाद यानी कि निर्भया कांड से लेकर और कलकत्ता के इस अस्पताल कांड के बीच में देश में लगातार इस तरह की कई घटनाएं होती रहीं और लोगों के सामने आती रहीं, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं दिखा है। हाँ, राजनीतिक पार्टी और राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर करते रह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच कोई निदान नहीं। ये एक बड़ी सामाजिक घटना है और समाज जब तक इसमें आंदोलन के तौर पर सामने आएगा नहीं, सामने आकर इसका हल निकालेगा नहीं, तब तक इस तरह की घटना होती रहेंगी। सख्त कानून बना लिए जाएंगे, पहले भी हैं और भी बना लिए जाएं, इस समस्या का निदान नहीं। हमें हमारी बेटियों का सम्मान करना होगा, हमें हमारी बेटियों को बेटियां समझना होगा और हर घर में हर युवा को ये संस्कार भी देना होगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये कानून से नहीं, ये समाज और संस्कार से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और इसे उस तरीके से भी समझना होगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।